चौधरी इलियास को भी देख लिया था। चेहरे से बज़ाहिर कोई खास अंदाजा नहीं होता था, लेकिन ये शख्स दरपर्दा सांप है। ये बात जरा बाइस हैरत थी। इस सांप को इसके खोल से निकालना बिलाशुबा एक मुश्किल काम होगा। क्या हुलिया बना रखा था कमबख्त ने, और था भी बड़ा डीठ किस्म का आदमी, किसी को खातिर में नहीं लाता था। अगर ये शख्स चालाकी से अपना काम कर रहा है तो मगर इसमें मगर का क्या सवाल है। एक बात खुलकर सामने आ चुकी थी। बेचारा मुख्तार हुसैन। बहरतौर मुझे बड़ी होशियारी से काम करना था। वैसे माहौल की दिलकशी को मैंने दिल से तस्लीम कर लिया था, और माहौल की इस दिलकशी में से एक दिलकशी बिल आखिर मेरे कमरे में घुस आई। दुबले पतले जिस्म की मालिक लंबे कद की लड़की थी। अंदर दाखिल होकर कहने लगी, मेरा नाम याद है आपको? जी। अर्ज किया, मेरा नाम याद है आपको? जी हाँ। आपका नाम नगमा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मकसद है कि आदमी काम के हो। बैठ जाओ, तशरीफ रखिए, आपका घर है। नहीं, इस वक्त तो ये तुम्हारा कमरा है। जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए आप, मैंने कहा, और वो एक सोफे पर बैठ गई। और जहांगीर जमाल शाह साहिब, एक बात आप सुन लीजिए, हमारी शामत आ जाएगी अगर आपने हम में से किसी की शिकायत कर दी। मेरा मतलब ये है कि जिस शय की जरूरत हो बेतकल्फी से फरमा दीजिएगा। नहीं, अब मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ। मैंने कहा, जी? वो आंखें निकाल कर बोली, मेरा मतलब है जरूरियात तो न जाने क्या क्या होती हैं इंसान की। अब सारी बातें किसी से कह तो नहीं दी जाती। नहीं नहीं, आप हमसे जरूर कहें, क्या चाहिए इस वक्त आपको? छोड़िए नगमा साहिबा, बुरा मान जाएंगी आप, मैंने कहा, और वो मुझे देखने लगी। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए और बोली, हूँ तो कम आप भी नहीं हैं। नहीं, कम तो नहीं हूँ, मुकम्मल हूँ, मैंने जवाब दिया। जनाब मुकम्मल साहिब, जरा होशो हवास कायम रखिएगा, बातें एहतियात से करनी चाहिए। बेहतर है आइंदा मैं आपसे जो भी गुफ्तगू करूंगा निहायत एहतियात से करूंगा, मिस नगमा। बाहर से हंसी की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। इसका मतलब है कि बकिया खवातीन भी दरवाजे के बाहर मौजूद थी। बहरतौर ये माहौल अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ ही जो एक कुरीद मेरे जहन में थी, उसके लिए बहरतौर मुझे काम तो करना ही था। कौन है बाहर? मैंने सवाल किया। आ जाओ भाई, छुपने से क्या फायदा, वो बोली, और उसके बाद मजीद 3 लड़कियां अंदर दाखिल हो गईं। उन सब के नाम मुझे याद थे। खवातीन के नाम याद रखने में मैं हमेशा बखीले से काम नहीं लेता था, और इस सिलसिले में मेरे दोस्त मेरी यादाश्त पर फख्र करते थे। खासी तेजो तरार लड़कियां थीं। मैंने बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये कोशिश फौरी तौर पर नुकसानदेह भी हो सकती थी। लेकिन एक बात मैं जरूर सोच रहा था, काम दिलचस्प है, किसी तरह भी इस मयार से कम नहीं जो बैनुल अक़वामी मयार का होता है। समझ रहे हैं ना आप? चौधरी रमजान के यहाँ वक्त घंटों के हिसाब से गुजरने लगा। नगमा साहिबा नगमगी बखेर कर चली गई, मगर दूसरे घंटे का आगाज हुआ था कि सरैया साहिबा आ गईं। ये नगमा से कुछ बड़ी थी, बगैर किसी इत्तला के अंदर आ गई थी। नगमा की निस्बत ये जरा अच्छे हाथ पांव की थी, और मुस्तकबिल के किसी दौर में बेगम साहिबा यानी चची जान की जानशीनी कर सकती थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं समझी आप सो रहे होंगे। आप मुझे सोते में देखना चाहती हैं? क्या मतलब? आप मुझे सोता समझकर अंदर दाखिल हुई थी ना? ओह, मेरा मतलब है। वो कुछ शर्मिंदा हो गई। कोई मतलब भी है आपका? इसका मतलब है नगमा ठीक कह रही थी। बिल आखिर सरैया साहिबा ने कहा, क्या कह रही थी मिस नगमा? यही कि आप बहुत तेज हैं। सरैया साहिबा हंस पड़ी। आपका क्या ख्याल है, आपके होते हुए मैं कुछ चुरा लेती आपका? उसने कहा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अभी सोए जाता हूँ, आप फौरन मुझे चुरा लें। मैंने लेट कर आंखें बंद कर ली। भाई उठिए ना, क्या शरारत है? आपको कैसे चुरा लूं मैं? यहाँ मेरे अलावा सब कुछ आपका ही है। चुराने की एक चीज मैं ही बन जाता हूँ। मैं खुशी से चोरी होने को तैयार हूँ। खुदा समझे आपसे, हरफों के बने हुए हैं आप। वैसे आप भी तो हमारे ही हैं। बैठिए ना, मैंने कहा। अरे तोबा, भूल गई, जिस काम से आई थी वो तो रह ही गया। खैरियत? क्या काम था? मुलाजिम आपका सामान ले आया है, सोचा था खामोशी से रखवा दूं, मगर आपकी बातें। कहाँ है मुलाजिम? बाहर खड़ा है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, मोहतरमा ने कहा, और मुलाजिम अंदर आ गया। मगर उसके पीछे फरजाना साहिबा थी, साहिबजादी नंबर 3, किसी कदर सांवली मगर दिलकश नकूश की मालिक। इस वक्त चेहरा तमतमा रहा था। सरैया उन्हें देखकर कुछ घबरा गई। यहाँ क्या कर रही हो? फरजाना साहिबा ने पूछा। वो सामान जमान, सरैया ने घबराए हुए लहजे में कहा। सामान जमान लाया था या तुम अपने सर पर रख कर लाई थी? फरजाना ने कहा। आप कैसी बातें कर रही हैं? बाबा ने कहा था कि इनका ख्याल रखा जाए। मैंने सोचा सामान एहतियात से रखवा दूं। सरैया संभल गई। सिर्फ तुमसे कहा था, आप सो जो रही थी। अच्छा जाओ, मैं रखवा दूंगी सामान, आराम करो, वरना सरे शाम ही ऊँगना शुरू कर दोगी। मुझे बेहद खौफ आ रहा था। पुराना खिलाड़ी था, एक जरा सी जुम्बश से सब कुछ समझ लेता था। यह रकाबत का खेल था जो चंद घंटों के अंदर शुरू हो गया था। सब कुछ मेरे हक में जा रहा था। वैसे ये सलोनी शाम भी बुरी न थी, बल्कि सांवलाहट की चाशनी ने इसे खूब मीठा मीठा कर दिया था। कद सबसे ज्यादा था और गालिबन मौसूफा वर्जिश की आदी थी, ऐसा ही लग रहा था।
सरैया पाँव पटकती बाहर निकल गई। खातून मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे बताना चाहती हूँ कि मैं फातेह हूँ, इसका ख्याल रखा जाए। फिर वो मुलाजिम से बोली, तू गधा है क्या? नहीं जी, वो घबरा कर बोला। फिर इधर क्यों खड़ा है? तो क्या करूं? वो बोला, सामान उतार कर नीचे रख और यहाँ से दफा हो जा। फरजाना साहिबा ने कहा और मुलाजिम ने उसके हुक्म की तामील की। वो सामान नीचे रख कर बाहर निकल गया। फरजाना साहिबा एक कदम पीछे की जानिब मुड़ी, जैसे दरवाजा बंद करना चाहती हूँ, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई और मेरी तरफ रुख करके बोली, माफ कीजिएगा, आप दिन में सोते नहीं हैं? अगर सो रहा होता तो बहुत अफसोस होता। मैंने जवाब दिया, क्यों? आप जो आई थी, आपसे बातें ना हो सकती? ओह हाँ, बस मैं तो ऐसे ही आ गई। दरअसल यहाँ दोपहर को बड़ी बाकायदगी से सोने का रवाज है, और फिर करें भी क्या, हम लोग बोर होते रहते हैं। घर का माहौल बड़ा सुस्त है। बस यूं समझ लीजिए, सुबह के काम काज दोपहर तक खत्म हो जाते हैं और इसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहता, तो सो जाते हैं। जी जी, तशरीफ रखिए, मैंने कहा और फरजाना बेगम बैठ गईं। मेरे ख्याल में तो आपके यहाँ का माहौल काफी खूबसूरत है। माहौल? फरजाना ने निगाहें उठाकर देखा। जाहिर है जहाँ आप जैसे हसीन चेहरे मौजूद हों, इस माहौल में खुद ब खुद रंगीनी पैदा हो जाती है। माफ कीजिएगा, मैं जरा बेतकल्फी से अपने ख्यालात का इजहार कर देने का आदी हूँ। दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं आप जहांगीर जमाल शाह साहिब। ये बताइए, इससे पहले आपने कभी इस जानिब का रुख क्यों नहीं किया? अब्बा जान से वाकिफ हैं आप? मैंने पूछा। कहाँ, मुलाकात ही नहीं हुई। बाबा जी का कहना है कि आपके वालिद और वो बचपन के दोस्त हैं, मगर बाबा जी को क्या कहा जाए, घर को कैद खाना बना रखा है। हम लोग किसी से मिलते ही नहीं हैं। बोरियत ना हो तो और क्या हो। वाकई ये तो तकलीफ दे बात है। एक वादा करेंगे आप? फरजाना बेगम बोली। हजारों वादे करने के लिए तैयार हूँ, आप कहें तो सही, मैंने कहा और फरजाना मुस्कुरा पड़ी। बहुत बोलते हैं आप, कमाल है। नहीं बोलूंगा तो आप मुझे मगरूर समझेंगी। बहुत अरसे रहे यहाँ, जाने की ना सोचें। हम लोगों, मेरा मतलब है हम यानी मैं। जी जी फरमाइए, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अव्वल तो यहाँ कोई आता ही नहीं, आते हैं तो बूढ़े ठूढ़े लोग आ जाते हैं अपनी बेगमात के साथ, कयाम भी करते हैं और हमारी बोरियत में इजाफा हो जाता है। हमारी दोस्त ना होने के बराबर हैं। शहरों में ज्यादा रहती हैं, मसरूफ हैं, शादियां हो गई हैं उनकी, कोई आता ही नहीं। आप दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। बहुत जल्दी फैसला कर लिया आपने मेरे बारे में। क्यों, बेवकूफ समझा है हमें? हमसे आपकी क्या मुराद है फरजाना साहिबा? अरे आपको मेरा नाम याद है? ताज्जुब है, आप सिर्फ नाम की बात कर रही हैं। मेरी निगाहों में उस वक्त से आप ही का चेहरा घूमता रहता है जब से मैंने आपको देखा है। फरजाना का मुंह हैरत से खुल गया, मुझे देखती रही, फिर बोली, खुदा की कसम मैंने इतना तेज आदमी इससे पहले कभी नहीं देखा। क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। गुमान गुजरा था कि कहीं मोहतरमा फरजाना बेगम सरैया बेगम से मेरी होने वाली गुफ्तगू न सुनती रही हूँ। बस बातों में कमाल हासिल है आपको, खूब कमाल हासिल किया है। ओह, अभी आप कह रही थी कि आपको बातें करने वाले अच्छे लगते हैं और अब आप इस पर एतराज कर रही हैं। बड़ी अच्छी गुजरेगी आपके साथ, मगर देखिए आपको तायुन करना होगा। किस बात का? मैंने चौंक कर पूछा। दोस्तों का। यहाँ हम लोग, मेरा मतलब है हम सारी बहनें दोस्ती के मामले में बड़ी, मेरा मतलब है हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कोई दोस्त हो किसी का तो खुल कर हो। अब ये दूसरी बात है कि हम अपने दोस्तों पर अपने हुकूक थोड़े थोड़े से दूसरों में तकसीम कर दें। मिल बांट कर खाना अच्छी बात होती है। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है हर चीज यानी दोस्ती वगैरह भी? जी नहीं, ये मेरी मर्जी पर मुनहसर होगा। आप बताइए, आप हम में से किसको अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मोहतरमा फरजाना, बात यह है कि आप सभी चौधरी साहब की बेटियां हैं, मेरे लिए तो बराबर ही हैं। जिस किसी से एतराज करूंगा वही नाराज हो जाएगी। आप सब मेरी दोस्त हैं। बराए करम इस मौजू पर मुझे मजबूर ना करें, खामखा चौधरी साहब भी नाराज होंगे। फरजाना बेगम ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोली, हाँ ये तो ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए, सोने का इरादा है आपका? जी नहीं, मैं दिन में सोने का आदी नहीं हूँ। ओह गुड गुड, इसका मकसद है कि दोपहर का वक्त आपसे मुलाकातों के लिए बहुत मौजू होगा। क्यों? मैंने पूछा। मैंने बताया ना कि यहाँ तो सब लोग सो जाते हैं, बस दोपहर का वक्त मौजू रहेगा। एक बात और सुन लीजिए आप, बाबा मियाँ के साथ शिकार के चक्कर में ना पड़ जाइए। जंगलों में निकल गए तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। क्या मतलब? बाबा मियाँ की जमीनें बहुत वसी हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी शिकार गाहें बना रखी हैं। गो हम उन शिकार गाहों पर नहीं ले जाए जाते, लेकिन बाबा मियाँ जब उधर निकलते हैं तो सब कुछ दिखाने पर तुल जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। बिल्कुल होगी, मैंने कहा ना कि आप इस चक्कर में ना पड़े। वैसे एक बात है, शायद कुछ काम बन जाए। क्या? बाबा मियाँ के 3-4 मुकदमात हैं और बाबा मियाँ मुझसे सारे काम लेते हैं। यानी एक तरह से यूं समझ लीजिए
کہ میں ان کی سیکرٹری ہوں۔ ان مقدمات کی تاریخ ایک ایک دن کے بعد پڑ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بابا میاں چند روز کے لیے شہر چلے جائیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اگر مقدمات ہیں تو پھر انہیں شہر جانا ہی پڑے گا۔ نہیں، بعض اوقات وکیلوں سے بھی کام چلا لیتے ہیں۔ زمینوں کی مقدمات ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، میں نے کہا، اور فرزانہ بیگم ہنسنے لگی۔ پھر میں نے ہی پوچھا، ایک بات بتائیے فرزانہ صاحبہ۔ جی، آپ میں سے بڑی چھوٹی کون کون ہے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ تنویر سب سے چھوٹی ہے، اس سے بڑی نغمہ ہے، پھر سریا، پھر میں، اور میرے بعد شاہانہ۔ یہ ہے ہماری ترتیب۔ خوب ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ترتیب خوب ہے۔ کتنا فرق ہے آپ لوگوں میں؟ فرق ہی تو نہیں ہے۔ تو کیا میرا مطلب ہے گھنٹوں کا فرق ہے یا منٹوں کا؟ اب ایسی بھی شرارت کی بات نہ کریں آپ، ہم سب میں پورے 1.25 سال کا فرق ہے۔ خدا کی پناہ، چودھری صاحب بڑے باقاعدہ آدمی ہیں، میں نے کہا، اور وہ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ پھر میں چونک کر بولا، اور ہاں وہ درمیان میں، میرا مطلب ہے جناب چودھری الیاس صاحب۔ جی ہاں، وہ درمیان میں ہی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پھر چونک کر پوچھا۔ بہنوں کے بارے میں پوچھا تھا نا آپ نے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سریا سے بڑے ہیں۔ میرا مطلب یہ کہ 1.25 سال ان کے نکل گئے۔ سریا مجھ سے 2.5 سال چھوٹی ہے۔ اوہو، اچھا۔ مجھے ہنسی آ گئی، مگر میں نے اس ہنسی کو روک لیا۔ محترمہ فرزانہ اپنے آپ کو سریا سے 2.5 سال بڑا نہیں بنانا چاہتی تھی، اور درمیان میں چودھری الیاس کو غائب کر گئی تھی۔ میں نے کہا، بہرحال محترمہ، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے جانے کی بات کر رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مستقل ہی مجھے یہاں رکھ لیجئے، بڑے کام کی چیز ہوں میں۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں شرم و حیا کے آثار ابھر آئے۔ پتہ نہیں مستقل یہاں رکھ لینے سے وہ کیا مطلب سمجھی تھی۔ بہرحال یہ اندازہ بھی تھا انہیں کہ سریا غائب ہی نہ ہو گئی ہوگی، چنانچہ انہوں نے میرا سامان اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا، ارے آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے خوشی ہوگی آپ کا کوئی کام کرتے ہوئے۔ فرزانہ بیگم کی آواز میں محبوبیت گھل گئی۔ انہوں نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا وہ مجھے بھی مجبور کر رہی تھی کہ جواب میں بھی آنکھوں کے زاویے ٹیڑھے کر لوں، لیکن ذرا صبر ضروری تھا۔ فوراً ہی اگر کوئی کھیل شروع ہو گیا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ بہرحال وہ بھی محتاط تھی، اس لیے زیادہ دیر نہ رکی۔ جاتے ہوئے انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، جو نقش آپ نے میرے دل پر چھوڑا ہے وہ آسانی سے زائل نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ صاحب، چائے لگ گئی ہے، باہر پی لی جائے۔ آپ تیار ہو کر تشریف لے آئیے۔ میں تیار ہونے لگا۔ ایک خوبصورت سا لباس پہنا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں 5 فتنے موجود ہوں گے جو میرے عقل و ہوش پر بجلیاں گرائیں گے، ورنہ لباسوں کی تعداد کچھ زیادہ کر لیتا۔ بہرحال تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ملازمہ ہی نے میری رہنمائی اس سمت کی جہاں چائے لگائی گئی تھی، اور میں اس جانب پہنچ گیا۔ سارا خاندان موجود تھا سوائے چودھری رمضان کے۔ خاص طور پر اس وقت چودھری الیاس قابل دید تھے۔ پھولدار قمیض نیکر پہنے ہوئے تھے، سر پر ہیٹ لگایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک خوبصورت سا کھلونا موجود تھا جس سے آوازیں نکلتی تھیں۔ انہوں نے میری جانب رخ بھی نہیں کیا تھا اور گاز پر بیٹھے کھلونے سے کھیلتے رہے تھے۔ تھلتھلاتی ہوئی بیگم صاحبہ بھی موجود تھی جنہوں نے بڑی نغمہ بار آواز میں میرا استقبال کیا۔ کئی نگاہوں نے مجھے اپنے اپنے طور پر دیکھا تھا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، چودھری صاحب بہت مصروف ہیں، ابھی آئے نہیں، رات تک ہی آئیں گے۔ آؤ بیٹھو، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تمہیں؟ نہیں چچی جان، بالکل نہیں۔ اپنے گھر کی سناؤ، چودھری صاحب تو عجیب آدمی ہیں، اتنے اچھے لوگوں سے نہیں ملاتے ہمیں۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اور میں گھریلو گفتگو کرنے لگا کہ کبھی کبھی یہ بھی لطف دے جاتی ہے۔ بیگم صاحبہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ چائے کا دور چلا اور بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، یہاں تمہیں ملازم بہت سے مل جائیں گے، باقی سیر و سیاحت کے لیے فرید پور کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، گھوڑا لے کر چپ چاپ نکل جانا، سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے۔ جیپ بھی موجود ہے، اگر جیپ سے چاہو تو جیپ سے سیر و تفریح کرنا، اور اگر پیدل گھومنے کو دل چاہے تو پیدل چلے جانا، راستہ بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں بچہ تو نہیں ہوں چچی جان، ہمارے لیے تو بچے ہی ہو، چچی جان نے کہا اور ہنس پڑی۔ پھر ان کی نظریں چودھری الیاس پر پڑی اور ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی چودھری الیاس کو دیکھا تھا۔ چودھری الیاس نے اچانک ہی میری طرف انگلی اٹھا کر کہا، اماں طوطا، اور بیگم صاحبہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اماں طوطا، چودھری الیاس نے کھلونا پھینک کر کہا۔ ہاں بیٹے طوطا، میں لوں گا، چودھری الیاس بولا اور اٹھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔ میں دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہو، کیا بدتمیزی ہے چودھری؟ نہیں، میں طوطا لوں گا، لو لے لو۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور چودھری الیاس میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ لڑکیوں کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ چودھری الیاس بہت اچھے تنوتوش کا آدمی تھا، لیکن یہی تو موقع تھا جب میں اس کتے کو اس کی اوقات بتانا چاہتا تھا۔ وہ زور لگاتا رہا مگر میں اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر پایا تھا۔ اس نے بالآخر تھک کر نڈال ہوتے ہوئے کہا، اماں باری ہے۔
लड़कियां बेख्तियार हंस पड़ी थीं। चौधरी इलियास फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और खिलौने ही से खेलने पर इत्तफा की। चची जान, दिल में बहुत से सवालात उभरते हैं, लेकिन आपकी दिल आजारी की वजह से कुछ पूछ नहीं सकता। इलियास के बारे में पूछना चाहते होगे? बेगम साहिबा ने कहा, जी हाँ, दिल तो यही चाहता है, लेकिन अगर इससे आपके दिल की आजारी हो तो मजबूर नहीं करूंगा। तुम गैर तो नहीं हो बेटे, अपने हो और फिर सच्चाइयां छुपाई तो नहीं जा सकती। इनकी ये कैफियत पैदाइशी है? नहीं, कहाँ, चंद साल ही तो हुए हैं। ओह, इससे पहले पढ़ा लिखा है इसने। एक बेटा होने की वजह से हर एक की आंख का तारा है। चौधरी साहब तो दीवाने हैं इसके, खूब लाड प्यार से पाला, हर ख्वाहिश पूरी की। मजाल है कोई बात टाली हो। चंद साल पहले अचानक दिमाग उलट गया। कैसे? छत से गिर पड़ा था, सर पर चोट लगी थी, अंदरूनी बैरूनी चोट नहीं थी। फिर बस इस वक्त से यही हालत है। ओह, ताज्जुब है, इलाज नहीं कराया? कोई एक इलाज क्या क्या ना किया, मगर डॉक्टर कहते हैं कि इलाज ना कराया जाए। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक ऑपरेशन होगा और इसमें जिंदगी चले जाने का खतरा है। मगर इस तरह तो चौधरी साहब ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते। वो बेटे को बहुत चाहते हैं, कहते हैं जैसा भी है ठीक है, हमें इसकी जिंदगी दरकार है, मौत का खतरा मोल नहीं ले सकते। बेगम साहिबा ने सिसकी लेकर कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। तो ये मामला है। इस तरह चौधरी ने अपनी सारी हरकतों पर पर्दा डाल रखा है। ठीक है बेटे, तेरा ऑपरेशन मैं करूंगा और तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैंने दिल में सोचा। रात के खाने पर चौधरी रमजान अचानक पहुंच गया। उस वक्त सब लोग खाने की मेज पर आ चुके थे। सुना भाई शहजादे, कैसा गुजरा तेरा दिन? बहुत अच्छा चौधरी साहब, हमारे इतने अच्छे चाचा चाची यहाँ मौजूद हैं और हमें इनसे मिलाया नहीं गया। ओ भाई, ये तेरे बाप की गलती है। अच्छा सुन, एक खास बात कहनी है तुझसे। जी चाचा जी। यार, कुछ मुकदमों का चक्कर लगा हुआ है मेरे पीछे। वकीलों को लगा देता, मगर मेरा जाना जरूरी हो गया है। कोई 1 हफ्ता लग जाएगा वापसी में। एक बात सुन जी, भाग मत जाना मेरे पीछे। तेरे साथ शिकार खेलने का मजा आएगा। बड़ा सच्चा निशाना है तेरा, और क्यों ना हो पुलिस वाले का बेटा है, पिस्तौल बंदूक से खेला होगा। नहीं भागूंगा चाचा जी। वादा? जी वादा, मगर एक वादा आपको भी करना होगा। क्या? डैडी को ना बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ। क्यों? फौरन कोई काम निकाल कर मुझे बुला लेंगे। उनका कहना है कि आदमी को बेकार नहीं रहना चाहिए। ओए, मैं जानता हूँ, तू परवाह मत कर। वापसी में खुद तुझे साथ लेकर चलूंगा उनके पास। चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये बेहतर रहेगा चौधरी साहब। बिल्कुल चाचा जी, आप फिक्र ना करें, मैंने जवाब दिया। खासी देर तक चौधरी रमजान से बातें होती रहीं। वो मेरे बारे में पूछता रहा और मैं उसे उल्टी सीधी कहानियां सुनाता रहा। इस दौरान औरतों में से कोई हमारे नजदीक नहीं आया था। मैंने महसूस कर लिया था कि चौधरी रमजान घर का सरबराह है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। गालिबन उसकी बेटियां उसके ज्यादा करीब आना पसंद नहीं करती थी। बहरतौर अभी तो इस माहौल का जायजा लेना था। चौधरी इलियास को भी इस दौरान दोबारा नहीं देखा था। रात को मैं अपने कमरे में पहुंच गया और न जाने क्या क्या ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश करते रहे। ये मशगला मुझे गैर दिलचस्प नहीं लग रहा था, बल्कि सच्ची बात यह है कि इस तब्दीली से जी खुश हुआ था। काम करने का एक नया अंदाज सामने आया था और मैं ये सोच रहा था कि बेशक शहबाज अहमद साहिब ने मुझे बड़े एजाज़ात दिलवा दिए हैं, लेकिन औरों के साथ साथ ही मैं अगर अपने तौर पर भी कुछ करूं तो ये एक दिलचस्प काम है। ये मसला तो मेरी वालिदा ने मेरे सुपुर्द कर दिया था और एक रिश्तेदार की बात थी, लेकिन और भी बहुत से ऐसे मसाइल होंगे जिनके बाज़ पहलू बड़े दर्दनाक होंगे। चुनाचे बेहतर यही है कि शहबाज साहिब से दरखास्त की जाए कि ऐसे मामलात के लिए भी मुझे इस्तेमाल करें। खैर, ये तो बाद की बात थी। मामला इस वक्त चौधरी इलियास से था, जिसकी सरपरस्ती यकीनी तौर पर चौधरी रमजान करता था, और अब इन 2 खतरनाक आदमियों से निपटना था मुझे। रात के किसी हिस्से में नींद आ गई। नाश्ता तैयार है साहिब, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा और फुर्ती से बाहर निकल गई। औरत निगाहों के मामले में बहुत ज़हीन होती है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो। नौजवान मुलाजमा को मेरी पहली निगाह खासी खतरनाक महसूस हुई थी। मैं गुसल खाने में गया, लिबास तब्दील किया, बाहर निकला और ये देखकर बेख्तियार हंसी आ गई कि मोहतरमा वहीं खड़ी हुई थी, यानी वही मुलाजमा। मैंने उसे देखा तो वो कहने लगी, आइए साहिब, नाश्ते के कमरे में पहुंचा दें। मैं मुस्कुराता उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जमीला। यहीं रहती हो? जी हाँ। इससे ज्यादा बात ना कर सका क्योंकि सामने से सरैया आती नजर आई थी। फौरन ही लपक कर मेरे करीब पहुंच गई। आइए, मैं आप ही को बुलाने जा रही थी। खूब खूब, चलिए। मैं उसके साथ नाश्ते के कमरे में दाखिल हो गया। सरैया गालिबन मेरे साथ नाश्ते के कमरे में दाखिल होते हुए कुछ फख्र महसूस कर रही थी। सभी थे वहाँ। चौधरी इलियास भी एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया। आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ चल पड़ा। बलबल करती हुई बेगम साहिबा मुझे अपने कमरे में ले गई और बैठने का इशारा करके बोली, तुम्हें यहाँ दर हकीकत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं करना चाहिए बेटे। हाँ, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहते हुए झिझक होती है।
کیونکہ تم سے ابھی بہت زیادہ بے تکلفی بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ تکلف قائم کرنا چاہتی ہیں چچی جان تو دوسری بات ہے، ورنہ میں حاضر ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ چودھری رمضان ذرا سخت فطرت کے مالک ہیں، اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ حالانکہ زندگی کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اس لیے انسان دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ اب جیسے تم ہی ہو، اتنے اچھے گھرانے کے فرد ہو، لیکن بدقسمتی سے تمہارے خاندان سے بھی ہمارے تعلقات نہیں قائم ہو سکے، جبکہ چودھری رمضان کا کہنا ہے کہ تمہارے والد اور وہ بچپن کے ساتھی ہیں۔ آپ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہیں چچی جان۔ نہیں، اللہ نہ کرے، میں چودھری صاحب کی کوئی برائی نہیں کر رہی، بس میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں لوگوں سے ملنا جلنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ رات کو تمہارے خاندان کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی تھی چودھری صاحب سے، بتانے لگے کہ تم لوگ کون ہو، دوسرے بھائی بھی ہیں، بس اسی لیے سوچ رہی تھی کہ کہیں تم اپنے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ لے آؤ۔ اچھا خیر، چھوڑو ان باتوں کو۔ دیکھو چودھری صاحب تو ابھی موجود نہیں ہے، الیاس کا میں نام نہیں لے سکتی، جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے، لیکن باقی اس گھر کے معاملے میں کوئی تکلف نہ برتنا۔ لڑکیاں تمہاری زیادہ رہنمائی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ بھی اس ماحول میں پروان چڑھی ہیں، لیکن تم بے تکلفی سے ان سے ملنا جلنا۔ ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، اور پھر اپنوں سے تو دور رہا بھی نہیں جا سکتا۔ سیر و تفریح کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں، اگر کہیں جانا چاہو تو ملازم کو لے جانا، ساتھ گھوڑے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، جس پر دل چاہے گھوم پھرانا۔ ویسے فرید پور بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے آس پاس کے علاقے بہت خوبصورت ہیں، خصوصاً چودھری رمضان کی شکار گاہیں بڑا نام رکھتی ہیں، اور ان کے بعض دوست ان شکار گاہوں میں شکار کھیلنے آیا کرتے ہیں، مگر چودھری کہہ گئے تھے کہ وہ شکار تمہارے ساتھ ہی کریں گے۔ آپ میرے سلسلے میں بالکل مطمئن رہیں چچی جان، میں بھی ماحول سے گھبرا کر بھاگا ہوں۔ شہری زندگی بڑی بوجھل ہوتی ہے، اور یہاں فرید پور کی زندگی میں مجھے بڑا حسن نظر آیا ہے۔